इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे नियम के तहत तक जा रहे हैं जो भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है। ये नियम तब तस्वीर में आता है जब कोई कर्मचारी अपने काम पर जाते हुए या काम से घर लौटते समय, मतलब अपनी रोज की यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। हमारे सामने ना एक कार्यालय प्रतिवेदन है। ये रेलवे बोर्ड के एक महत्वपूर्ण पत्र RBE नंबर 10208 का हवाला देता है। आपको बता दूं, ये RBE मतलब रेलवे बोर्ड एस्टैब्लिशमेंट सर्कुलर। ये वो आधिकारिक आदेश होते हैं जिनके जरिए रेलवे में नीतियां और नियम लागू किए जाते हैं। साथ ही ये प्रतिवेदन भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली, जिसे IREM कहते हैं, उसके खंड 1 नियम 511 का भी जिक्र करता है। या IREM आप समझ लीजिए रेलवे की एक तरह की डिटेल्ड HR रूल बुक है। इन दस्तावेजों में ये साफ किया गया है कि किन खास परिस्थितियों में यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना को हॉट ऑन ड्यूटी यानी HOD या इंजरी ऑन ड्यूटी यानी IOD माना जाएगा। तो आज इस पड़ताल का हमारा मिशन है इन नियमों की बारीकियों को खोलना, उन शर्तों को समझना जिनके तहत ये लागू होते हैं, और सबसे जरूरी ये जानना कि अगर कोई कर्मचारी दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति में पड़ता है तो उसे और उसके परिवार को क्या राहत या लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए जरा इसको परत दर परत समझना शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी बात तो यह है कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी अपने घर से दफ्तर जा रहा है या ड्यूटी स्टेशन जा रहा है या फिर ड्यूटी खत्म करके वापस घर आ रहा है और इस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ तयशुदा शर्तें अगर पूरी हो जाए तो उसे ऐसा माना जा सकता है जैसे वो ड्यूटी पर ही था जब उसे चोट लगी। मतलब उसे हर्ट ऑन ड्यूटी या इंजरी ऑन ड्यूटी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि यह अपने आप नहीं होता। ये एक रियायत है जो कुछ खास कसौटियों पर खरा उतरने पर ही मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, ड्यूटी पर उपस्थित माने जाने, या अंग्रेजी में कहें तो डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी। ये एक तरह की लीगल फिक्शन है। मतलब कानून मान लेता है कि कर्मचारी ड्यूटी पर था, भले ही वो असल में काम नहीं कर रहा था बल्कि आ या जा रहा था। अच्छा, डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी। जी, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये स्थिति कर्मचारी को उन लाभों का हकदार बना सकती है जो आमतौर पर सिर्फ ड्यूटी के दौरान, मतलब वर्क प्लेस पर लगी चोटों के लिए ही मिलते हैं। और जैसा आपने बताया, ये सब रेलवे बोर्ड के 2008 के निर्देशों RBE नंबर 10/2008 पर आधारित है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कर्मचारी के रोज के सफर को एक लिमिटेड दायरे में ड्यूटी का ही एक्सटेंशन मानने जैसा है। तो फिर वो कौन सी शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं। पहली शर्त टाइम से जुड़ी है। पहली शर्त समय सीमा यानी टाइम फ्रेम। दुर्घटना का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये हादसा कर्मचारी की ड्यूटी शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले के समय में या फिर ड्यूटी खत्म होने के लगभग 1 घंटे बाद के समय के भीतर होना चाहिए। इसे नियमों में उचित समय सीमा या रीजनेबल टाइम कहा गया है। और ये लगभग 1 घंटा की जो समय सीमा है, ये सोचने वाली बात है कि आखिर यही क्यों। इसके पीछे का तर्क ये समझा जाता है कि ये समय सीमा इस बात का संकेत देती है कि कर्मचारी अपने काम और घर के बीच सीधा सफर कर रहा था, मतलब बिना किसी बड़े पर्सनल डिले या भटकाव के। अच्छा, नियम बनाने वालों का उद्देश्य शायद यात्रा के उस हिस्से को कवर करना था जो सीधे तौर पर काम से जुड़ा है। ये उचित समय की अवधारणा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दुर्घटना और कर्मचारी के काम के बीच एक सीधा इमीडिएट कनेक्शन बनाने में मदद करती है। तो शायद ये नियम लागू ना हो क्योंकि वो 1 घंटे की उचित समय सीमा तो कब की बीत चुकी होगी। हाँ, सामान्य तौर पर तो यही होगा। पर मान लीजिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा था या बस लेट हो गई, तब क्या होगा? क्या तब भी ये 1 घंटे का नियम इतनी सख्ती से लागू होगा? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, नियम कहता है लगभग 1 घंटा, तो थोड़ी गुंजाइश तो है। लेकिन आमतौर पर अगर देरी का कारण कर्मचारी के कंट्रोल से बाहर था, जैसे आपने कहा भारी ट्रैफिक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई अप्रत्याशित देरी, तो ऐसे मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है। ओके। हालांकि इसका सबूत देना फिर कर्मचारी या उसके परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। उन्हें यह साबित करना पड़ सकता है कि देरी पर्सनल वजहों से नहीं थी। हर मामला फैक्ट्स पर देखा जाता है, पर मूल सिद्धांत यही है कि यात्रा काम से सीधी जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये समय सीमा वाली बात समझ आई। अब आते हैं दूसरी शर्त पर जो रास्ते से संबंधित है। दूसरी शर्त मार्ग यानी रूट। ये शर्त कहती है कि कर्मचारी ने यात्रा के लिए अपना नियमित और सामान्य मार्ग, ये मतलब रेगुलर एंड नॉर्मल रूट,
ही इस्तेमाल किया हो। और सबसे अहम बात, उस रास्ते में किसी भी निजी काम के लिए कोई भटकाव मतलब डिविएशन फॉर प्राइवेट पर्पस नहीं होना चाहिए। जी। इसे थोड़ा और खोलते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी रोज घर से स्टेशन तक एक खास सड़क से जाता है। अगर उसी सड़क पर दुर्घटना होती है तो ये शर्त पूरी होती है। लेकिन अगर वो उस दिन मान लीजिए सब्जी खरीदने के लिए बाजार वाले रास्ते से मुड़ जाता है या किसी दोस्त से मिलने के लिए अलग गली पकड़ लेता है और वहां दुर्घटना होती है, तो इसे निजी काम के लिए भटकाव माना जा सकता है और शायद नियम का लाभ न मिले। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। ये शर्त भी पहली शर्त की तरह ही दुर्घटना का सीधा संबंध काम पर आने जाने से सुनिश्चित करने का एक तरीका है। नियमित और सामान्य मार्ग का मतलब वही रास्ता है जिसे कर्मचारी आमतौर पर रोज इस्तेमाल करता है, और भटकाव या डेविएशन शब्द का इस्तेमाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ करता है कि अगर कर्मचारी अपने व्यक्तिगत काम या किसी निजी उद्देश्य के लिए अपने सामान्य रास्ते से हटता है तो वो उस अवधि के लिए डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी की सुरक्षा से बाहर हो जाता है। ये नियम की सीमा को स्पष्ट रूप से बताता है। पर इसमें भी तो कुछ ग्रे एरिया हो सकता है। जैसे अगर रास्ते में 2 मिनट के लिए एटीएम से पैसे निकालने रुका या पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर गया जो रास्ते से थोड़ा सा हटकर है, क्या इसे भी भटकाव माना जाएगा? जरूरी काम जैसे शायद पेट्रोल भरवाना, उसको शायद भटकाव न माना जाए, खासकर अगर उसमें ज्यादा समय न लगा हो और वो मुख्य यात्रा के उद्देश्य को न बदलता हो। अच्छा। लेकिन अगर एटीएम के लिए काफी अंदर जाना पड़ा या किसी दुकान पर रुककर लंबी खरीदारी की तो मामला अलग हो सकता है। निर्णायक फैक्टर ये होता है कि क्या कर्मचारी मुख्य रूप से घर से काम या काम से घर जा रहा था या फिर उसने अपनी यात्रा को किसी और निजी गतिविधि के साथ मिला दिया था। प्रशासन को इन दावों की जांच करते समय इसी नजरिए से देखना होता है। समझ गई। तो समय हो गया, रास्ता हो गया। अब तीसरी शर्त की बात करते हैं जो है परिवहन के साधन से जुड़ी। तीसरी शर्त परिवहन का साधन यानी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अनुसार दुर्घटना के समय कर्मचारी को यात्रा के लिए वही साधन इस्तेमाल करते हुए होना चाहिए जो वो आमतौर पर नॉर्मली इस्तेमाल करता है, जैसे पैदल, साइकिल, अपनी स्कूटर या कार, बस, लोकल ट्रेन वगैरह। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये शर्त भी नियमितता और उचितता के सिद्धांत से जुड़ी ही है। नियम बनाने वाले शायद ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुर्घटना सामान्य और रोजमर्रा की आवागमन की परिस्थितियों में हुई हो, न कि किसी असामान्य, शायद ज्यादा जोखिम भरे या सिर्फ शौकिया तौर पर इस्तेमाल किए गए साधन से यात्रा करते समय। हाँ, ये बात तो है। स्रोत में सामान्यता उपयोग किए जाने वाले साधन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉर्मली यूज्ड, पर स्पष्ट जोर दिया गया है। इसका एक उदाहरण सोचें तो मान लीजिए कोई कर्मचारी रोज अपनी बाइक से ऑफिस आता है, लेकिन एक दिन शौकिया तौर पर वो किसी दोस्त की बहुत तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स बाइक मांग कर ले आता है जिससे वो अभ्यस्त नहीं है और दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है। तो यहाँ सवाल उठ सकता है कि क्या ये उसका सामान्य साधन था? हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है। या मान लीजिए कोई रोज बस से आता है पर एक दिन वो लिफ्ट लेकर किसी ट्रक में बैठ जाए और हादसा हो जाए। ऐसे मामलों में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये यात्रा का सामान्य तरीका था? सही। हालांकि अगर कोई कभी कभी बस की जगह ऑटो ले लेता है या अपनी बाइक की जगह कार इस्तेमाल करता है तो शायद इसे सामान्य बदलाव माना जा सकता है। फिर से यहाँ सामान्य क्या है इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है और ये केस टू केस आधार पर देखा जा सकता है। मुख्य बात यह है कि साधन बहुत ज्यादा असामान्य या जोखिम भरा न हो जिसे कर्मचारी आदतन इस्तेमाल न करता हो। ठीक है, तो ये 3 मुख्य शर्तें हो गई। समय सीमा लगभग 1 घंटा पहले बाद, नियमित मार्ग बिना निजी भटकाव के और सामान्य परिवहन का साधन। अब मान लेते हैं कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण मामले में ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो इसका कर्मचारी के लिए क्या मतलब है? उसे क्या ठोस लाभ मिल सकते हैं? रिपोर्ट में कुछ खास फायदों का जिक्र है। पहला लाभ, रेलवे नियमों के अनुसार मुफ्त चिकित्सा सुविधा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। ये शायद दुर्घटना के तुरंत बाद सबसे जरूरी चीज होती है। निश्चित रूप से दुर्घटना के बाद समय पर और सही इलाज मिलना सबसे जरूरी है। रेलवे का अपना एक स्थापित मेडिकल सिस्टम है जिसमें रेलवे अस्पताल और कुछ एम्पैनल्ड निजी अस्पताल शामिल हैं। इस नियम के तहत डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी माने जाने पर कर्मचारी को इन अस्पतालों में कैशलेस या मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ, इससे न केवल अच्छी देखभाल सुनिश्चित होती है बल्कि कर्मचारी और उसके परिवार पर अचानक आने वाला बड़ा आर्थिक बोझ भी कम हो जाता है। दूसरा लाभ, गंभीर चोट लगने यानी ग्रीवियस इंजरी या दुर्भाग्यवश मृत्यु होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान,
मतलब एक्स ग्राटिया पेमेंट। जी, ये अनुग्रह अनुदान या एक्स ग्राटिया एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कोई लीगल मुआवजा नहीं है जो अक्सर लापरवाही साबित होने पर मिलता है। अच्छा, ये मुआवजा नहीं है। जी, एक्स ग्राशिया रेलवे की तरफ से एक तरह की स्वैच्छिक मदद है जो गंभीर चोट या मृत्यु जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर कर्मचारी या उसके नॉमिनी या परिवार को दी जाती है। इसकी राशि चोट की गंभीरता या मृत्यु की स्थिति के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार तय होती है। ये उस मुश्किल वक्त में परिवार को तत्काल आर्थिक राहत देने का एक माध्यम है। तीसरा लाभ भी महत्वपूर्ण है, खासकर अगर चोट गंभीर हो। तीसरा लाभ, विशेष परिस्थितियों में विशेष अशक्तता अवकाश यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। जी हाँ, ये खास किस्म की छुट्टी है। अगर दुर्घटना के कारण लगी चोट की वजह से कर्मचारी अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर यह विशेष अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारी रिकवरी पीरियड के दौरान या नई परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते समय अपनी नौकरी और आय को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित न रहें। इस छुट्टी के दौरान वेतन और भत्ते भी नियमों के अनुसार मिलते हैं जो कर्मचारी को ठीक होने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेकिन ये मिलता कैसे है? ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह अवकाश मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर मिलता है और इसकी अवधि चोट की प्रकृति और ठीक होने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए भी प्रावधान है। चौथा लाभ, अगर दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट और नियमों के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ, ये रेलवे द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। अनुकंपा नियुक्ति का मतलब है कि मृतक कर्मचारी के परिवार के किसी एक योग्य आश्रित सदस्य जैसे पति पत्नी या बेटा बेटी को रेलवे में नौकरी दी जा सकती है, बेशक बशर्ते वो निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो और पद उपलब्ध हो। ये तो बहुत बड़ी मदद है। हाँ, इसका मकसद परिवार को तत्काल रोजगार देकर उनकी आजीविका चलाने में मदद करना होता है। इसके साथ ही परिवार को रेलवे के नियमों के अनुसार फैमिली पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और अन्य डेथ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ये लाभ उस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनते हैं जिसने अपना कमाने वाला सदस्य अचानक खो दिया हो। तो ये चारों लाभ, मुफ्त इलाज, अनुग्रह अनुदान, विशेष अवकाश और पारिवारिक लाभ मिलकर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल बनाते हैं। ये मुश्किल घड़ी में कर्मचारी और उनके परिवार को बहुत जरूरी सहारा प्रदान करते हैं। सही। लेकिन ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि इन लाभों का मिलना उन 3 शर्तों, समय सीमा, मार्ग और परिवहन का साधन के पूरा होने पर ही निर्भर करता है, जैसा कि रेलवे बोर्ड की उस 2008 के सर्कुलर RBE 9/2008 में बताया गया है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ऐसी घटनाओं की सही और समय पर रिपोर्टिंग कितनी जरूरी है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल, जरूरी दस्तावेजों जैसे पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई गवाह है तो उनके बयान, इन सबको इकट्ठा करना बहुत जरूरी है ताकि पात्र व्यक्ति इन लाभों को आसानी से प्राप्त कर सके। प्रशासन को भी दावों का निपटारा करते समय इन शर्तों की बारीकी से जांच करनी होती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो रेलवे कर्मचारियों के लिए काम पर आने जाने के दौरान हुई दुर्घटना को HODOD यानी ड्यूटी पर लगी चोट मानने के लिए रेलवे ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। मुख्य शर्तें हैं, दुर्घटना ड्यूटी शुरू होने से लगभग 1 घंटा पहले या खत्म होने के 1 घंटा बाद के भीतर हो, कर्मचारी अपने नियमित रास्ते पर हो और उसने कोई निजी भटकाव न लिया हो और यात्रा के लिए सामान्य वाहन का इस्तेमाल कर रहा हो। अगर ये सब शर्तें पूरी होती हैं तो कर्मचारी या उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, गंभीर चोट या मृत्यु पर अनुग्रह अनुदान, चोट के कारण अशक्तता पर विशेष अवकाश और मृत्यु की स्थिति में परिवार को अनुकंपा नियुक्ति व पेंशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। और ये सब रेलवे बोर्ड के 2008 के दिशा निर्देशों पर आधारित है। हाँ, इन नियमों को समझना सिर्फ रेलवे कर्मचारियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे बड़े संगठन जैसे कि भारतीय रेलवे अपनी जिम्मेदारियों और कर्मचारी कल्याण की सीमाओं को कैसे परिभाषित करते हैं, खासकर उन स्थितियों में जो सीधे तौर पर वर्क प्लेस पर नहीं होती, जैसे कि रोज की यात्रा।
सही। ये नियम उन औपचारिक ढांचों पर रोशनी डालते हैं जो विशेष परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एक एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की देखभाल की जिम्मेदारी को ड्यूटी के घंटों से थोड़ा आगे तक बढ़ाता है, लेकिन ऐसा करते हुए स्पष्ट सीमाएं भी तय करता है। ये कहीं ना कहीं काम से जुड़े जोखिम और कर्मचारी के निजी जीवन के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास नजर आता है। और जाते जाते एक विचार आपके मन में छोड़ जाते हैं। ये नियम हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जैसे जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, सोचिए वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के बारे में, तो भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के पारंपरिक आवागमन आधारित नियम कितने प्रासंगिक रहेंगे। क्या इन्हें चुनौती मिलेगी या इनके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी? ये तो सोचने वाली बात है। इन एचओडी नियमों का पूरा आधार कर्मचारी की घर से कार्यस्थल तक की फिजिकल यात्रा पर टिका है, पर क्या ये आधार हमेशा बना रहेगा? जब काम का स्थल और समय दोनों ही लगातार बदल रहे हैं, तो भविष्य में ड्यूटी पर उपस्थित माने जाने यानी डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी की इस पूरी अवधारणा को शायद नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत पड़े। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद नीति निर्माताओं को आने वाले समय में विचार करना होगा।